हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थिंक आईएएस पर। सो गाइस, इससे पहले जो है हमने जो एक इससे पहले जो हमने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने कोशिका के बारे में जाना। कोशिका क्या होती है, कोशिका के कितने पार्ट होते हैं, ये सब मतलब कोशिका मौलिक इकाई कैसे है, इन सब विषयों पर जो है चर्चा की थी। आज हम क्लास 9 का ही जो छठा अध्याय है, छठा चैप्टर है, उस पर हम चर्चा करेंगे जिसका नाम है उत्तक। अब देखिए दोस्त, उत्तक होता क्या है, पहले उत्तक होता क्या है पहले यही समझ लेते हैं। उत्तक क्या होता है? एक जैसी कोशिकाओं का जो समूह होता है, मतलब कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है? उत्तक बनता है। तो इस विषय पर जो हम गहनता से जो है अध्ययन करेंगे, क्योंकि वन दरोगा के सिलेबस में साफ उत्तक का जो है जिक्र किया गया है और उत्तक जो है वन दरोगा के सिलेबस में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से जो है दिखाया गया है। सो गाइस, शुरू करते हैं। आप जो है बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो, बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हो और ज़्यादा जो है इस चैनल को प्रमोट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी नया नया चैनल है। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मनोबल बढ़ेगा, उतनी अच्छी अच्छी वीडियो जो है आपके लिए प्रोवाइड कराई जाएंगी। सो गाइस, प्रश्न हम ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। यूपीएससी बेस्ड सिलेबस, ये जो है क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे कि हम जो है वन दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर हम यूपीएससी बेस्ड सिलेबस वो क्वेश्चन क्यों करें? देखिए दोस्त, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे तो तब जाके कहीं आपका जो है सिलेक्शन ग्रुप सी में होगा, क्योंकि कंपटीशन इतना हाई है। तो जाहिर सी बात है, कंपटीशन अगर हाई है तो तैयारी भी आपको अपनी हाई रखनी पड़ेगी। और तैयारी कब हाई रहेगी? जब आप नित्य प्रति डेली जो है रूटीन में जो है अध्ययन करोगे, कभी पुस्तकों से दूर नहीं भागोगे, पुस्तकों की ओर जो है पुस्तकों में ही रमे रहोगे, तो आप जो है सक्सेस हो सकते हो, आपको कामयाबी मिल सकती है। सो देखिए दोस्त, हम शुरू करते हैं। निम्नलिखित पर निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1 है रक्त, नंबर 2 पेशी, नंबर 3 है फ्लोएम। उपयुक्त में से कौन सा से उत्तक के उदाहरण है? तो देखिए दोस्त, रक्त भी एक प्रकार का उत्तक है, पेशी भी एक प्रकार का उत्तक है और फ्लोएम भी एक प्रकार का क्या है? उत्तक है। इसका मतलब तीनों क्या है? उत्तक के उदाहरण है। तीनों क्या है? उत्तक के उदाहरण है। तो हम बात करते हैं इसके जो व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है दोस्त? उत्तकों का जो निर्माण होता है वो कोशिकाओं का समूह द्वारा होता है। मनुष्यों में रक्त तथा पेशी एवं पौधों में फ्लोएम उत्तकों के उदाहरण है। देखिए दोस्त, अगर आप इस सीरीज को कर लेते हो, एक बार ध्यान से सुन लेते हो, तो मैं नहीं समझता कि आपको एनसीईआरटी पढ़ने की भी आवश्यकता है, क्योंकि वो हर एक चीज हम कवर अप करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है महत्वपूर्ण है। और दूसरे प्रश्न क्या है? कोशिका के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब कोशिका क्या क्या कार्य करते हैं, इस पर जो है हमको विचार करना है। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो सभी मौलिक कार्य होते हैं, मौलिक मतलब मूलभूत कार्य जो होते हैं, वो एक ही कोशिका द्वारा जो है संपादित किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में कोशिकाएं श्रम विभाजन के सिद्धांत पर क्या करती हैं? कार्य करती हैं। काम बांटा हुआ है, प्रत्येक कोशिका का अपना काम है। अब लीवर की कोशिकाएं हैं, उनका अपना काम है। हाथ की कोशिकाएं हैं, उनका अपना काम है। आंख की कोशिकाएं हैं, उनका अपना काम है। तो इस प्रकार के से जो है बहुकोशिकीय जीवों में क्या है होता है? श्रम विभाजन के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करती हैं। तो हमको बताना है कि इन दोनों में से जो कौन सा कथन जो है सही है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि इसमें जो है दोनों कथन बिल्कुल सही है। इसमें जो है जो ये तीसरा सी आंसर है, एक और दो दोनों जो हैं बिल्कुल सही हैं। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। दोनों कथन क्यों सही हैं, इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। एक कोशिकीय जीवों में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका द्वारा किए जाते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा हो गया, एक कोशिका द्वारा गति होती है, भोजन होता है, भोजन लेने की क्रिया, श्वसन क्रिया, सब मतलब एक कोशिका ही सारे कार्यों को जो है संपन्न करती है।
लेकिन जो बहुकोशिकीय जीवों में ऐसा नहीं होता है। बहुकोशिकीय जीवों में क्या होती हैं, लाखों कोशिकाएं होती हैं, लाखों कोशिकाएं होती हैं, लाखों कोशिकाएं मिलकर जो है उनमें श्रम विभाजन के सिद्धांत पर वो कार्य करती हैं। इनमें अधिकतर कोशिकाएं कुछ ही प्रकार के कार्य में सक्षम होती है। प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है। मनुष्यों में रक्त और पेशी तथा पौधों में फ्लोएम विशेष कार्यों करने के लिए क्या है, करने वाले उत्तकों के उदाहरण है। रक्त उत्तक हो गया, पेशिया उत्तक हो गया, फ्लोएम हो गया। तो इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो है प्राणी उत्तक हो गया और पादप उत्तकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और इसके बाद देखिए दोस्त, प्रश्न नंबर जो है, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न नंबर 3 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। विभिन्न पादप उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विभिन्न पादप पुस्तकों के संदर्भ में क्या करना है, विचार करना है। अगर आपको टाइम लगे तो एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लीजिए। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपसे करवा रहा हूँ, अगर आप चैप्टर को सरसरी नजर से भी पढ़ लोगे तो जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ उसके उत्तर आप बहुत आसानी से, बहुत सहजता से दे पाओगे। लेकिन देखिए दोस्त, नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नोट्स बनाओगे तो उसके साथ ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि अपनी लिखी हुई चीज़ें जो है अधिक समय तक याद रहती हैं। ये एक प्रमाणित बात है। और नोट्स बनाइए और अपने हाथों से लिखे हुए, सेल्फ से लिखे हुए जो है नोट्स तैयार कीजिए। वृद्धि अथवा विभुजोत्तक उत्तकों की कोशिकाओं में बृहद राजधानियां उपस्थित होती हैं। जो वृद्धि अथवा विभुजोत्तक होते हैं, ये क्या कहता है, विभुजोत्तक की कोशिकाओं में बृहद राजधानियां होती हैं, यानी कि बड़ी राजधानियां होती हैं। अब ये कहाँ तक सही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। विभज्योतक उत्तकों के विभाजन की शक्ति खो जाने पर वे स्थायी उत्तकों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा आशय कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्त, अगर इलिमिनेशन से हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो वृद्धि अथवा विभज्योतक की कोशिकाओं में बृहद राजधानियां उपस्थित होती हैं। तो ये जो है कुछ हद तक जो है सही नहीं लग रहा है। इसके बाद हम इसकी व्याख्या पर भी चर्चा करेंगे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, बी। केवल दूसरा ही बिल्कुल सही है। अब हम इसकी व्याख्या समझने की कोशिश करते हैं। आखिर बी क्यों है, बी है तो बी क्यों है, इसका सही उत्तर बी है तो बी क्यों है। अगर आप इस तरह से जो है प्रत्येक प्रश्न को कनेक्ट करके और उसकी व्याख्या तक घुसोगे तो आपके जो है प्रश्नों के तार जुड़ने शुरू हो जाएंगे। और एक बार लिंक रिदम बनना अगर शुरू हो गया तो आपको सफल होने से केवल और केवल आप खुद रोक सकते हो, और कोई आपको सफल होने से नहीं रोक सकता। क्योंकि देखिए दोस्त, सक्सेस, यू मतलब आप ही अपने सक्सेस के लिए क्या हो, जिम्मेदार। यू यहाँ पर इस यू का मतलब समझिए। आप, यू मतलब तुम, आप जो है अपनी सक्सेस के लिए जिम्मेदार है। आप नीचे जा रहे हो तभी भी आप जिम्मेदार हो, आप ऊपर जा रहे हो तभी भी आप जिम्मेदार हो। अब आपको ये तय करना है कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि अगर आपकी दिशा सही होगी, डायरेक्शन बिल्कुल सही है, सही दिशा में आप चल रहे हो, तो आप क्या होंगे, आप अपने टारगेट को जो है अचीव कर पाओगे। जो भी लक्ष्य होगा आपका, उस लक्ष्य तक आप पहुंच पाओगे। और लक्ष्य हासिल करने के बाद जो है आपकी जर्नी, यात्रा जो है आपकी, अभी आप जिस भी एज में हो, आप अभी अनसक्सेस हो, सक्सेस नहीं हो, लेकिन आपको सक्सेस तक जाना है, तो जर्नी ये टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरना होगा आपको, और उस जर्नी तक आप अंतिम दौर में जो है पहुंच पाओगे। सो गाइस, हम शुरू करते हैं। पादप उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों, पादप उत्तकों का वर्गीकरण किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाज्योत्तक तथा स्थायी उत्तक, ये तीन प्रकार से जो है पादप उत्तकों का क्या है, विभाजित किया जाता है। वृद्धि अथवा विभाज्योत्तक, वृद्धि दो प्रकार से, वृद्धि अथवा विभाज्योत्तक दोनों एक ही हैं, और स्थायी उत्तक। ठीक है, अब हम इनकी जो है समझने की कोशिश करते हैं। वृद्धि की क्षमता वाले उत्तक विभज्योतक कहलाते हैं, जिनमें जो है वृद्धि की क्षमता पाई जाती है। पौधों में जो वृद्धि के लिए जो है उत्तरदायी जो उत्तक हैं,
उनको क्या कहते हैं, विभवोत्तक कहते हैं। इनकी जो उपस्थिति होती है वो उपस्थिति वाले क्षेत्रों के आधार पर इन्हें शीर्षस्थ, अगर शिखर पर है तो शीर्षस्थ, पार्श्वीय या कैम्बियम, कैम्बियम पार्श्व भाग अगर मध्य में बीच में है तो उनको क्या कहेंगे, कैम्बियम, कैम्बियम पार्श्व उत्तक बोलेंगे। तथा अंतर्वृष्टि भागों में वर्गीकृत किया गया। अंतर्वृष्टि, अंतर्वृष्टि, अंतर्वृष्ट अगर कोई है, अंतर्वृष्ट मतलब होता है जड़ों में, अगर जड़ों में अंतर्वृष्ट, अंतर्वृष्ट अगर कोई है तो वो भी क्या होते हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं। तो शीर्षस्थ मतलब जो वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार है, विभवोत्तक मतलब जो वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, उनको कहेंगे शीर्षस्थ। ठीक है। इन उत्तकों की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती हैं। इन उत्तकों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं। उनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास क्या होता है, बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, पतली कोशिका भित्ति और स्पष्ट केंद्रक होते हैं। उनके पास राजधानियां नहीं होती हैं। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल गलत है। राजधानियां नहीं होती हैं। ये जो क्या होते हैं, विभवोत्तक होते हैं, वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, उनके पास क्या होती है, राजधानियां नहीं होती है। तो यहाँ से आप इस पॉइंट को नोट कर सकते हैं, विभवोत्तक के पास जो है राजधानियां नहीं होती हैं। विभवोत्तक की वृद्धि और परिपक्वता के साथ इनके गुणों में परिवर्तन होता रहता है। धीरे धीरे अपनी विभाजित होने की शक्ति खो देते हैं, जिसके फलस्वरूप स्थायी उत्तक का निर्माण करता है। स्थायी उत्तक दो प्रकार के होते हैं, एक सरल स्थायी उत्तक होता है और एक जटिल स्थायी उत्तक होता है। ठीक है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान पूर्वक दे रहे होंगे, सुन रहे होंगे। पूरी वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखे तो देखिए दोस्त, मज़ा नहीं आएगा। आप शुरू में ही जो है वीडियो स्किप कर लोगे तो फिर आप समझ नहीं पाओगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आप क्या समझने की कोशिश कर रहे हो। सो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो देखिए दोस्त, हम इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं। पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। पौधों की जो परिधि होती है, परिधि मतलब मध्य भाग, तो पार्श्व विभवोत्तक, बिल्कुल सही आंसर, शॉर्टकट में लग चुका है, क्योंकि अभी आपने पढ़ लिया है वो चीज। तो पार्श्व विभवोत्तक के द्वारा जो है उसमें जो होती है पररोह मतलब स्ट्रीम यानी कि मतलब जो बीच में जो होती है। ठीक है। ये इस प्रकार से जो है पौधा है आपका, इस प्रकार से फॉर एग्जांपल ये आपका पौधा है, ये पौधा है आपका, ये फूल पत्तियां लगी हुई है इस प्रकार से, और ये क्या है, जड़ है। तो शीर्षस्थ विभवोत्तक कहाँ पर होगा, यहाँ पर टॉप में। ये वृद्धि के लिए जिम्मेदार है, यहाँ पर पार्श्व जहाँ पर पर्व संधियां पाई जाती हैं वहां पर, यहाँ से कोई नई टहनी निकलनी है, यहाँ से कोई नई टहनी निकलनी है, यहाँ से जो है जड़ों को और अंदर जाना है जमीन में, तो इसके लिए क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं, कौन से, वृद्धि। और जब एक बार जो है वृद्धि हो जाती है, वो परिपक्व हो जाते हैं, तो क्या होते हैं, स्थायी उत्तकों में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। अभी क्या है, पररोह के शीर्षस्थ विभाज्योत्तक जड़ों एवं तनों की वृद्धि वाले भाग में विद्यमान होता है तथा इनकी लंबाई में वृद्धि करता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि पार्श्व विभवोत्तक कैम्बियम के कारण होती है, और अंतर्वृष्टि विभवोत्तक उत्तकों पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व इंटरडोनेट्स के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। अंतर्वृष्टि विभवोत्तक क्या होते हैं, पत्तियों के आधार पर या टहनी के पर्व दोनों में क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ठीक है। अब हम पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पादपों के स्थायी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पादपों का स्थायी उत्तक के संदर्भ में जो है हमें जो है बताना है, पादपों के जो स्थायी उत्तक हैं वो कितने जो है कारीगर हैं। तो देखिए दोस्त, जो पादप सरल स्थायी उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं वो क्या है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जटिल स्थायी उत्तकों का निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलने से होता है। तो बिल्कुल सही है, आई थिंक दोनों ही सही हैं। दोनों क्यों सही हैं,
कि सरल स्थायी ऊतक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। अगर एक ही प्रकार कोशिकाओं से मिलकर बना है तो अभी सरल है। और जटिल क्यों है? क्योंकि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो यही आंसर होना चाहिए इलिमिनेशन वाले क्वेश्चन से अगर हम करें तो। देखिए दोस्त, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सी। और हम इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। इसकी व्याख्या आखिर क्या कहती है? तो देखिए दोस्त, इसकी व्याख्या कहती है उपरोक्त जो दोनों कथन है वो बिल्कुल क्या है? सही है। पादपों के ऐसे स्थायी ऊतक जिनका निर्माण एक ही प्रकार की कोशिकाओं के मिलने से होता है सरल स्थायी ऊतक, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। ये एक ही तरह दिखते हैं। ये जो टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं? एक ही जैसे दिखते हैं। और जटिल स्थायी ऊतक जो है एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और ये सभी क्या होते हैं? एक साथ मिलकर एक इकाई की तरह क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा, आप ध्यान दे रहे होंगे। अब हम समझते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विचार करना है हमें। क्या विचार करना है? अब ध्यान दीजिए क्या विचार करना है। नंबर 1, जाइलम, काइलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा और एपिडर्मिस, इन सब पर क्या हमको चर्चा करनी है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर हमसे प्रश्न कहना क्या चाह रहा है। उपरोक्त में से पादप के सरल स्थायी ऊतक के प्रकार है। अब हम सरल स्थायी ऊतक बताना है। इनमें से सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं? तो देखिए दोस्त, इनमें से सरल स्थायी ऊतक कौन कौन से हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं। देखिए, जाइलम जो है जटिल ऊतक के अंतर्गत आता है, जो जाइलम। ठीक है, इलिमिनेशन वाले हिसाब से अगर इस प्रश्न का हल ढूंढे तो जहां जहां एक है वो गलत है। यानी कि जो जाइलम है वो जटिल है। आपको पता है जाइलम फ्लोएम क्या है? जटिल ऊतक के अंतर्गत आते हैं। जटिल स्थायी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जहां जहां एक दिख रहा है वो बिल्कुल गलत है। इसका मतलब सी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। और हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। पेरेन्काइमा, काइलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एपिडर्मिस पादप के सरल स्थायी ऊतक के प्रकार है। जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया। फ्लोएम पादप के क्या है? जटिल स्थायी ऊतक के क्या है? प्रकार है। अब हम 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आखिर ये पेरेन्काइमा, ये जो हमने सुने नाम, ये क्या है? अगर आपने नहीं पढ़े तो ध्यान दीजिए। पेरेन्काइमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है? पेरेन्काइमा ऊतक भोजन का भंडार करते हैं। पेरेन्काइमा ऊतक क्या होते हैं? वो भोजन का भंडार करते हैं। सही है या गलत है ये हमको बताना है। क्लोरेनकाइमा ऊतक पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। एरेनकाइमा ऊतक प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। जो एरेनकाइमा जो ऊतक हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है उत्तरदायी होते हैं। तो हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही नहीं है। तो सही कौन सा नहीं होगा? क्लोरेनकाइमा ऊतक, इसकी व्याख्या पर जो है हम आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए दोस्त, इसमें से जो सही आंसर है वो क्या है? वो है सी। जो गलत हैं वो कौन कौन से हैं? केवल 2 और 3। तो हम समझते हैं आखिर पादप ऊतकों में कौन सा ऊतक क्या कार्य करता है। पादपों में उपस्थित सरल स्थायी ऊतकों के अंतर्गत आने वाले पेरेन्काइमा ऊतक पादपों की आधारीय पैकिंग को निर्मित करते हैं। ये ऊतक कोशिकाओं की कुछ परतों के रूप में होते हैं। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। पेरेन्काइमा मुख्यतः तनों और जड़ों के पोषण करने वाले पदार्थों, जल एवं भोजन का क्या करते हैं? संग्रह करते हैं। कुछ पेरेन्काइमा ऊतकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। ऐसे पेरेन्काइमा को क्लोरेकाइमा यानी कि हरित ऊतक कहा जाता है। अतः कथन 2 क्या है? बिल्कुल गलत है। और एरेनकाइमा क्या होता है? एरेनकाइमा क्या होता है? कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहाएं होती हैं
जो तनों को तैरने के लिए उत्प्लावन बल प्रदान करती है। यानी कि क्लोरेनकाइमा नहीं, एरेनकाइमा क्या करती है, उत्प्लावन बल जो है देती है। और जो क्लोरेनकाइमा है वो हरित उत्तक होता है, जिसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, संपन्न होती है। ठीक है, 8वें प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं, पौधों में सरल स्थायी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों में क्या है, सरल स्थायी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना। प्रश्न नंबर 8 की ओर हम जो है बढ़ते हैं। पौधों में जो सरल स्थायी उत्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। पौधे में लचीलापन स्क्लेर जो है स्क्लेरेनकाइमा के कारण होता है। कोलेनकाइमा पौधों की कठोरता के लिए क्या है, उत्तरदायी उत्तक है। अब हमें बताना है उपयुक्त कथनों में से जो है कौन सा से कथन बिल्कुल सही है, गलत है, तो इस पर जो है हमको चर्चा करनी है। तो देखिए दोस्त, इसमें से कौन सा जो है सही होगा, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों, न तो एक ना ही दो। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। डी कैसे है हम समझने की कोशिश करते हैं, इसकी व्याख्या पर जो है चर्चा करते हैं। डी कैसे है, उपयुक्त तो दोनों कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। न तो ए सही है न बी सही, दोनों ही क्या है, गलत है। दोनों क्यों गलत है, पौधों के लचीलेपन का जो गुण होता है वो सरल स्थायी उत्तक यानी कि कोलेनकाइमा के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों, पत्ती, तना बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है। यह पौधों को यांत्रिक सहायता क्या करता है, प्रदान करता है। जो कौन सा, कोलेनकाइमा जो उत्तक है, स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पौधों को कठोरता और मजबूत बनाता है, कठोर और मजबूत बनाता है। नारियल के छिलके इन्हीं उत्तकों से बने होते हैं। नारियल के जो छिलके होते हैं वो इन्हीं उत्तकों से बने होते हैं। इस उत्तक की कोशिका मृत होती है। इस उत्तक की जो कोशिका होती है वो क्या होती है, मृत होती है। ये लंबी और पतली होती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं, लंबी और पतली होती हैं। इस उत्तक की भित्ति लिग्निन कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए सीमेंट हो गया, सीमेंट का कार्य करती है। कोशिकाओं को दृढ़ बनाने के लिए क्या करते हैं, सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है, लिग्निन कोशिका, जो कोशिकाओं को क्या करती है, दृढ़ बनाती है, कठोर बनाती है। देखिए दोस्त, सीमेंट कितना जो है मजबूत होता है, तो ये कोशिकाएं सीमेंट जितनी पावर जो है पादपों में जो है देती है के कारण मोटी होती हैं। क्योंकि एपिडर्मल कोशिकाओं का उत्तरदायित्व रक्षा करने का है। अतः जो इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अच्छिन्न परत बनाती है। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब हम 9वें प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। स्टोमेटा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आखिर स्टोमेटा होता क्या है, स्टोमेटा कहाँ पर होता है, तो इस पर जो हमको विचार करना है। देखिए दोस्त, ये रक्षी कोशिकाओं से घिरे होते हैं। ये वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते हैं। देखिए दोस्त, जो स्टोमेटा का जो फिगर होता है, स्टोमेटा का फिगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, बेहतर पे ध्यान मत दीजिए, बेहतर बने न बने, क्योंकि समय बहुत कम है, समय बहुत कम है। इस प्रकार से स्टोमेटा के इस प्रकार से जो है फिगर होता है। इस प्रकार से स्टोमेटा का फिगर होता है। मान लीजिए पत्तियों में जो है स्टोमेटा पाया जाता है। ठीक है, अब हम ये रक्षी कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो है इनकी जो है संरचना होती है। ये वायुमंडल से गैसों के आदान प्रदान करते हैं, परंतु वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में भाग नहीं लेते। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए दोस्त, ये रक्षी कोशिकाओं से में जो है होते हैं, तो इनमें से जो है कुछ जो है केवल एक जो सही है कि रक्षी कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। स्टोमेटा सामान्य पौधों की एपिडर्मिस में उपस्थित होते हैं। इन्हें दो वृक्क यानी कि किडनी के आकार की कोशिकाएं घेरे रखती हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं, रक्षी कोशिकाएं कहते हैं। अतः कथन एक क्या है, बिल्कुल सही है।
ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में स्टोमेटा के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन की भी की क्रिया जो क्या होती है, स्टोमेटा के द्वारा होती है। अतः कथन 2 भी क्या है, गलत है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। प्रश्न नंबर 10 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आखिर कहता क्या है, क्या कहता है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। अब हमको किस किस विशेषता पर विचार करना है ये समझने की कोशिश करते हैं। यह पौधों की बाह्य सतह पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। जो यह पौधों की बाह्य सतह पर प्राय मोम जैसी क्या होती है, जल प्रतिरोध परत बनाती है। यह पौधों के सबसे बाहरी परत है। यह पौधों के सभी भागों की रक्षा करता है। उपयुक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस कोशिका समूह की हैं? अब हमको बताना है। देखिए दोस्त, अगर आप जो है इतने पंक्चुअल, इतने फ्लेक्सिबल क्वेश्चनों को करना अगर आप शुरू कर लेते हो तो आपकी जो मन स्थिति है, आपकी जो बुद्धि है, उसी प्रकार के क्वेश्चनों को जो है कैप्चर करना शुरू कर लेती है। जितने पंक्चुअल, जितने फैक्चुअल क्वेश्चन आप करोगे, उस प्रकार से जो है आपकी बुद्धि भी उनको जो है एक्सेप्ट करना शुरू कर लोगी। अगर आप यूपीएससी बेस्ड क्वेश्चन करोगे तो यूपीएससी वाला दिमाग आएगा। आप जो है यूकेएसएससी वाला क्वेश्चन करोगे तो यूकेएसएससी वाला दिमाग आएगा। तो जिस प्रकार के आप क्वेश्चन करोगे उस प्रकार का दिमाग जो है आपका डेवलप होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके माहौल में जो है वो चीज मिल जाएगी। आपके माहौल में उस चीज का समावेश हो जाएगा। ज्यादा टाइम न लेते हुए हम बढ़ते हैं। तो ये किसका जो है सही उदाहरण है? तो देखिए दोस्त, ये किसका है, एपिडर्मिस का है। अब हम समझते हैं एपिडर्मिस का है तो आखिर क्यों है एपिडर्मिस का, तो हम समझने की कोशिश करते हैं। एपिडर्मिस उत्तर क्या है, बी सही है। ठीक है, एपिडर्मिस पौधों का सबसे बाहरी परत है। एपिडर्मिस क्या है, पौधों की क्या है, सबसे बाहरी परत है, जिससे पौधों की पूरी सतह ढकी होती है। जिससे क्या होती है, पौधों की पूरी सतह क्या होती है, ढकी होती है। फिगर के माध्यम से आपको बताएंगे अगर हम समय मिला तो। एनसीईआरटी की भी सीरीज जो है जारी करेंगे, इसी में मर्ज करेंगे। पहले एनसीईआरटी की सीरीज के बारे में ही सोचा था, लेकिन समय कम होने के कारण जो है केवल एमसीक्यू क्वेश्चन जो है कर रहे हैं। और अगर समय मिला तो स्टैंडर्ड बुक भी उठाएंगे, उनके एमसीक्यू क्वेश्चन भी उठाएंगे। स्टैंडर्ड बुक कोई भी स्टैंडर्ड बुक या फिर किसी भी अच्छी बुक को जो है आपके सामने जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। क्योंकि दोस्त पढ़ते सब हैं और मेहनत भी सभी कर, लेकिन कौन स्मार्टनेस पढ़ाई कर रहा है, स्मार्ट पढ़ाई कर रहा है, कौन जो है अपने समय का सही से यूटिलाइज कर रहा है। तो वही चीज आपने करनी है, टाइमिंग पंक्चुअलिटी अपनी क्या करनी है, सही करनी है। अब इसकी व्याख्या क्या कहती है, यह पौधों के सभी भागों की क्या करती है, रक्षा करती है। मरुस्थलीय या शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पौधों में यह मोटी हो सकती है। शुष्क स्थानों पर मिलने में क्या होती है, पौधों में यह मोटी हो सकती है। यह कोशिका के बाह्य स्तर पर प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है। यह मोम जैसी परत, इसको क्या कहते हैं, क्यूटीन, एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ है का लेप होता है। यह क्या होता है, जल हानि से बचाता है। यांत्रिक आहत या मतलब कोई चोट जो है लग रही है पौधे को, तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधों की क्या करता है, रक्षा करता है। कोई कवक तो नहीं लग रहा है, कोई फंगस तो नहीं लग रहा है, क्योंकि मृतोपजीवी है। अगर जीवित पौधे पर लग गया तो उसको भी क्या कर लेगा, डिस्ट्रॉय कर लेगा, डैमेज कर लेगा। तो इसके लिए क्या है, स्पेशली देखिए प्रकृति ने कितना बेहतरीन तरीके से जो है डिजाइन किया है। अगर आप वायु को जो है उस हिसाब से लोगे तो प्रकृति ने खुद को कितने कितने अच्छे हिसाब से डिजाइन किया है। आप जो है एक फॉरेस्टर बनने वाले हो, प्रकृति में ही आपको रहना है, प्रकृति से ही आपको जो है प्रेम जो है करना है। एक पेड़ की कीमत आपको मालूम ही है। तो मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी पोस्ट है। अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो मैं तो प्रार्थना करूंगा जितने लोग हैं सबका सिलेक्शन हो, अच्छी रैंक मिले, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं, 11वें प्रश्न की ओर जो है अग्रसर होते हैं।
पौधे और वृक्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधों और वृक्षों के संबंध में। अब पौधे और वृक्ष क्या होते हैं? पौधे छोटे होते हैं, वृक्ष बड़े होते हैं। सबसे पहला अंतर तो यही है, लेकिन हमको अंतर नहीं बताना है, हमको क्या करना है, विचार करना है उसके हिसाब से, ठीक है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। जो जड़ों की जो एपिडर्मल कोशिकाएं होती हैं वो पानी को सोखने का क्या करते हैं, कार्य करती हैं। वृक्षों की छाल हवा एवं पानी के लिए क्या होती है, अभेद, एम क्या होती है, अवेद, अवेद होती है, ठीक है, अवेद होती है, ठीक है दोस्त। हम एक काम करते हैं, इसको जरा सा ऊपर लेके चलते हैं। क्यों नहीं चल रहा है, इसको जो है थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं। चलो, नहीं जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी सोखने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। वृक्षों की छाल हवा एवं पानी के लिए क्या होते हैं, अवेद, अभेद, अभेद्य होती हैं, ठीक है। उपयुक्त दोनों कथनों में से कौन सा सही कथन सही है? उपयुक्त दोनों कथनों में से केवल एक और दो, सी, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है सी। सी कैसे है, हम इसकी व्याख्या पर चर्चा करते हैं। उपयुक्त दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। उपयुक्त जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। जड़ों की एपिडर्मल कोशिकाएं पानी को सोखने का कार्य करती हैं। साधारणतः उनमें बाल जैसे प्रवर्धक होते हैं, जिससे जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसके बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। एक दूसरे विभज्योतक की पट्टी तने के एपिडर्मिस का स्थान ले लेती है। बाहरी सतह की कोशिकाएं इस सतह से अलग हो जाती हैं। ये पौधों पर बहुत परतों वाली मोटी छाल का निर्माण करते हैं। इन छालों की कोशिकाएं मृत होती हैं। ये बिना अंतः कोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती है। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक रसायन होता है। सुबेरिन नामक रसायन होता है, देखिए सुबेरिन नामक रसायन होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद्य बनाता है। ध्यान से देखिए दोस्त, ध्यान से, जितना ध्यान से आप दोगे, केवल सफलता क्या मांगती है, केवल टाइम मांगती है। अगर आप टाइम दे सकते हो तो आप सफल हो, ठीक है। मेहनत कुछ नहीं, टाइम दीजिए। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम और फ्लोएम के संबंध में जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 क्या है, जाइलम पानी। देखिए दोस्त, ये जाइलम फ्लोएम वाला जो है बहुत बार प्रश्न आ चुका है, बहुत बार। तो इस जाइलम फ्लोएम वाले कॉन्सेप्ट को क्यों ना जो है अच्छे से किया जाए, क्यों जो है अच्छे से समझने की कोशिश की जाए। जाइलम और फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जाइलम पानी और खनिज लवणों का क्या करते हैं, संवहन करते हैं। फ्लोएम पत्तियों से भोजन एवं पौधों के विभिन्न भागों तक जो है पहुंचाते हैं। अब हमको बताना है निम्नलिखित में से, तीसरा क्या है, जाइलम फ्लोएम के विपरीत, जाइलम फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिका में दोनों दिशाओं में गति कराता है जाइलम फ्लोएम। तो देखिए दोस्त, अगर हम एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन से करें तो ये बिल्कुल गलत है, ये दोनों सही है, ठीक है। और ये कैसे सही है, देखिए दोस्त, इसमें से अब हमको बताना है। देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, अगर आपने नहीं, इन सब ये छोटी गलतियां होती हैं जो विद्यार्थी जो है ज्यादातर जो है परीक्षा में कर लेता है। नहीं पढ़ लिया, हाँ पे जो है क्लिक लगा दिया, एक और तीन, दो, दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 3। जहां तहां 3 दिख रहा है उसको कट करो, और ये तो बिल्कुल सही है। तो सही तो बताना ही नहीं, हमको तो गलत बताना है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है, तीसरा नहीं है। अब कैसे नहीं है, अब हम समझते हैं, इसकी व्याख्या पर जो है हम चर्चा करते हैं, सही कैसे नहीं है। जाइलम और फ्लोएम जो है क्या होते हैं, एक प्रकार के जटिल उत्तक होते हैं, जटिल स्थायी उत्तक होते हैं, ठीक है। ये मिलकर क्या होते हैं, समवन बंडल, वैस्कुलर बंडल का निर्माण करते हैं। जाइलम क्या होता है, कैट्रिड, नहीं सॉरी, ट्रैकिड वाहिका, बेसलेस। यह जाइलम
पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर रेशे से मिलकर बना होता है। इन कोशिकाओं की भित्ति क्या होती है? मोटी, तथा अधिकतर कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत होती हैं, डेड होती हैं। जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होते हैं? डेड होती हैं। जाइलम में ट्रैकिड तथा वाहिकाओं के कारण पानी और खनिज लवण का ऊर्ध्वाधर मतलब ऊर्ध्वाधर, नीचे से ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर संवहन होता है। पैरेन्काइमा भोजन संग्रहण करता है। जो पैरेन्काइमा जो उत्तक होता है, जाइलम में जो है पैरेन्काइमा जो उत्तक होता है वो क्या करता है? भोजन संग्रहण करता है। और यह किनारों की ओर पानी को पार्श्वीय संवहन में मदद प्रदान करता है। पार्श्वीय, मान लीजिए ये पौधा है, यहाँ से जो है ऊपर को जो है जा रहा है पानी, तो यहाँ से पार्श्व में किनारों पर जो है उसको ऊपर भेजने का कार्य करता है। यह किनारों पर पानी के पार्श्व संवहन में मदद करता है। फाइबर मुख्यतः सहारा देने का कार्य करते हैं। अतः कथन एक बिल्कुल क्या है? सही है। कथन 2 क्या है? फ्लोएम 4 प्रकार के अवयवों, चालनी नलिकाएं, ठीक है, चालनी नलिकाएं हो गई, सेवी ट्यूब्स, साथी कोशिकाएं, कॉम्पेंसेल हो गई, फ्लोएम पैरेन्काइमा तथा फ्लोएम फाइबर से मिलकर बना होता है। फ्लोएम पत्तियों से भोजन तथा पौधों के लिए विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। फ्लोएम फाइबर को छोड़कर फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं हैं। अतः कथन 2 भी क्या सही है। फ्लोएम क्या काम करेगा? फ्लोएम ये काम करेगा कि ऊपर से पत्तियों से जो है, जो पत्ती या फूल में जो भी क्रियाएं हो रही हैं और जो भी फल बन रहा है उसको क्या कर रहा है? शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचा रहा है। यहाँ से जैसे पत्तियां जो है O2 जब जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस होती है तो O2 छोड़ती हैं और CO2 क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। तो इस प्रक्रिया में जब ये जो है प्रक्रिया होती है तो जो CO2 है, तो पौधों को के जो है प्रत्येक भाग को CO2 चाहिए होती है। तो उसके लिए कौन है? फ्लोएम जिम्मेदार है। जैसे ही इनके नाम से ही पता चल रहा है, फ्लोएम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, और जाइलम यानी कि जड़ से, ठीक है, जाइलम फ्लोएम नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई आवश्यकता नहीं है। फ्लोएम के विपरीत पदार्थों को कोशिका में दोनों दिशा में गति करा सकते हैं। जो फ्लोएम जाइलम के विपरीत पदार्थों को कोशिका में जो है दोनों दिशाओं में गति करा सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। दोनों दिशाओं में गति नहीं करा सकते हैं। जो जाइलम है ऊपर को गति कराता है, खनिज लवण जल वगैरह वगैरह जो कुछ भी, फास्फोरस हो गया, कोई भी जो 16 तत्व आगे हम पढ़ेंगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो 16 मूलभूत तत्व जो हैं, जो पौधों को चाहिए होते हैं, उन वो सब जो है जितने भी वो सब क्या होते हैं? जड़ से इसी फ्लोएम के द्वारा जो है जाइलम के द्वारा जो है ऊपर पौधे तक जाते हैं और फ्लोएम के द्वारा जो है ऊपर से नीचे को आता है, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। निम्नलिखित कथन कौन कौन से हैं? एपिथीलियम उत्तक, पेशीय उत्तक, संयोजी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। अब हम समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये है क्या। उपयुक्त उत्तकों में से कौन से जंतु उत्तकों के प्रकार हैं? निम्नलिखित में से कौन से क्या है? जंतु उत्तकों के प्रकार है। जंतु उत्तक आखिर होते क्या है? ठीक है, एपिथेलियम उत्तक हो गया। इससे पहले हमने क्या पादप उत्तकों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम जंतु उत्तकों की ओर थोड़ा सा प्रवेश करते हैं। तो जितने भी एपिथेलियम उत्तक हो गया, पेशीय उत्तक हो गया, संयोजी उत्तक हो गया, तंत्रिका उत्तक हो गया, ये सब क्या है? ये क्या है? सब जंतु उत्तकों के क्या है? प्रकार है। यानी कि इसका मतलब जो डी आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि चारों जो है जंतु उत्तक के क्या है? प्रकार हैं। विभिन्न जंतु उत्तकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है कथनों पर। कथन क्या क्या है? एपिथीलियम उत्तक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। एपिथीलियम उत्तक जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं,
ठीक है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। जो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। पेशिया ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। जो पेशिया ऊतक होता है वो क्या होता है, लंबी कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है। जो तंत्रिका ऊतक होता है वो न्यूरॉन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, हमें बताना है। तो उपयुक्त सभी कथन बिल्कुल क्या है, सही है। कैसे सही है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। उपयुक्त सारे कथन सही है। उपयुक्त सारे कथन किस प्रकार से सही है, जंतु के शरीर को ढकने या बाह्य रक्षा प्रदान करने के लिए ऊतक, एपिथेलियम ऊतक जो है बहुत जरूरी होता है। जो एपिथेलियम क्या होता है, जो हमारी ये बाहरी त्वचा है, जो हमारी स्किन है, इस पर क्या होता है, एपिथेलियम ऊतक होता है। आकृति और कार्य के आधार पर एपिथेलियम ऊतक को सल्की या घनाकार या स्तंभाकार या रोमीय तथा ग्रंथिल श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब जो मोटे व्यक्ति होंगे, जिनका जो है पेट पाट फुला होगा, वो उनमें क्या है, इसका मतलब उनका जो है एपिथेलियम ऊतक जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया है उनके शरीर में। ठीक है, इस प्रकार से जो हम कह सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं। और संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में जुड़ी रहती हैं। जो संयोजी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में जुड़ी रहती हैं। और अंतर कोशिका यानी कि अधात्री धात्री मेधाशी होते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में विद्यमान संयोजी ऊतकों के विभिन्न प्रकार हैं। एरी ओरल ऊतक, एपिपोज, वसामय जो है ऊतक, अस्थि अस्थि कंडारा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त। ठीक है दोस्त, अगर समय मिला तो स्टैंडर्ड बुक से इन सब के बारे में जो है बहुत अच्छे से गहनता से चर्चा करेंगे। समय जो है बच जाना चाहिए हमारे पास, वन दरोगा का जो है हम बहुत अच्छे से जो है करने की कोशिश करेंगे। पेशिया ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है। पेशियों में गति, उनमें पाए जाने वाले विशेष प्रकार के प्रोटीन, जो उन्हें सिकुड़ने वाली प्रोटीन, ठीक है, क्वांट्रेक्टियल प्रोटीन के कारण होती है। पेशिया ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, रेखित, अरेखित और कॉर्डिक यानी कि हृदय पेशी। ठीक है, अब तंत्रिका ऊतक न्यूरॉन का बना होता है, जो संवेदना को प्राप्त कर संचालित करता है। ठीक है, मस्तिष्क मेरुरज्जु यानी कि तंत्रिका, नर्वस नर्वस सभी तंत्रिका ऊतकों की बनी होती है। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होता है। तंत्रिका तंत्रिका आप तंत्रिका का फिगर भी जो है आपको बता देते हैं। ये इस प्रकार से जो तंत्रिका का फिगर होता है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से इस पर निकला होता है। ठीक है, देखिए दोस्त, आप जो है अगर ध्यान से आपने जो है 10वीं 9वीं 10वीं, तब ये चीज़ें याद आती हैं। जैसे जैसे आप पढ़ोगे 9वीं 10वीं की विज्ञान, तो जो आपने उस समय पे जो है सर ने आपको बताया होगा या पढ़ा होगा, वो सब चीज़ें धीरे धीरे रिकॉल होनी शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप ट्राई करोगे तो सब कुछ हो सकता है जिंदगी में। ठीक है, सिलेबस आपके पास दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, तो फिर भी आपको निकालना है। तंत्रिका तथा पेशी ऊतकों के कार्यात्मक संयोजन प्राय सभी जीवों में मौलिक है। साथ ही यह संयोजन एवं उत्तेजना के अनुसार जंतुओं को तेज गति प्रदान करता है। ठीक है, जो तंत्रिका ऊतक होता है। ठीक है दोस्त, रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, रक्त क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। जाहिर सी बात है, रक्त क्या है, एक प्रकार का क्या है, संयोजी ऊतक है। ठीक है, ठीक है दोस्त, ये क्या है, लाल रुधिर कोशिकाएं हो गई, श्वेत रक्त कणिकाएं होगी, तथा प्लेटिलेटस, जो भी हैं प्लेटिलेटस हो गए, ये क्या है सब, प्लेटिलेटस को संयुक्त रूप से प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, अब हम प्लाज्मा को समझेंगे, आखिर प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन उपस्थित होते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं, प्रोटीन हो गया, नमक हो गया तथा हार्मोन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है बिल्कुल सही है, केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो, केवल एक, दो और तीन। तो हमें बताना है इसका जो सही आंसर होगा क्या है, बी, केवल एक और तीन। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। कथन एक बिल्कुल सही है। रक्त क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त में तरल अधात्री यानी कि मैट्रिक्स मैट्रिक्स भाग को प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, लिक्विड भाग जितना भी है रक्त में उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं आती हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं आती हैं तथा प्लेटलेट्स
निलंबित होते हैं। ठीक है, अतः कथन 2 क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं, अतः कथन 3 क्या है, बिल्कुल सही है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सपोर्ट दिस चैनल। आपके मनोबल, आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे आपके मनोबल की जो है बहुत ज़रूरत है। सो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।